हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ रिएक्ट ट्यूटोरियल के लेसन नंबर 2 के साथ। तो दोस्तों लेसन 1 में हमने रिएक्ट का इंट्रोडक्शन किया था और हमने देखा था कि हमें इसे क्यों सीखना चाहिए। और रिएक्ट जैसा कि आपको मालूम है कि एक लाइब्रेरी है और प्री रिक्विजिट्स क्या होने चाहिए। तो दोस्तों लास्ट लेसन में मैंने आपको रिएक्ट की एक एप्लीकेशन रन करके दिखाई थी। तो दोस्तों आज के लेसन में उसी रिएक्ट एप्लीकेशन का मैं आपको फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से फोल्डर्स मौजूद होते हैं और जो कि ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं और उनके अंदर कौन कौन सी फाइल्स पड़ी हुई होती हैं। तो चले आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिएगा मैं यहाँ पे आ जाता हूँ इस फोल्डर पे जो कि मैंने लास्ट लेसन के अंदर बताया था आपको, बना के दिखाया था आपको रिएक्ट का। तो यहाँ पे देखिएगा मैं इसके नाम से पड़ी हुई है, मैं इसके ऊपर भी डबल क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे आपने प्रेस करना है, यहाँ पे आपने टाइप करना है CMD। तो इस तरह से ओपन हो जाएगा और आगे डॉट लिखेंगे तो विजुअल स्टूडियो कोड के साथ आपका ये प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। तो अगर आपने दोस्तों इस प्रोजेक्ट को बनाने का बारे में नहीं आपको आइडिया, तो आप मेरा प्रीवियस जो लेसन है वो जरूर देखें पहले। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा इस एप्लीकेशन में ये फोल्डर्स पड़े हुए हैं। एप्लीकेशन को रन करने के लिए आपने लिखना है दोस्तों यहाँ पे npm start। तो ये डेवलपमेंट सर्वर को स्टार्ट करने के लिए ये कमांड होती है। तो आपने npm start लिखना है तो आपकी ये आउटपुट यहाँ पे क्रोम के अंदर जो है वो शो हो जाएगी। ये देखिएगा दोस्तों यहाँ पे हम आपके ये फाइल जो है वो शो हो चुकी है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें किस तरह के फोल्डर्स मौजूद होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे आप थोड़ा सा दोस्तों फोकस करें तो सबसे पहला जो फोल्डर है वो नोड मॉड्यूल्स के नाम से है। तो दोस्तों नोड मॉड्यूल्स जो है वो फोल्डर के अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये देखिएगा ये काफी ज्यादा लंबी लिस्ट जो है ये शो कर रहा है और ये काफी बड़ी फाइल भी होती है। तो दोस्तों ये क्या होते हैं कि ऑटोमेटिकली ये फाइल जनरेट होती है जब भी आप नई एप्लीकेशन कमांड के साथ जो है वो बनाते हैं। तो इस फोल्डर के अंदर जो आप प्रोजेक्ट के अंदर जब भी कोई नया पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो उसकी फाइल्स जो है वो उसका कोड जो है वो इसके अंदर सेव होता है जाके। इसको आप एडिट वगैरह नहीं करते, ये बस ऑटो जनरेटेड ही चीज होती है। और जब आप कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो वो इसके अंदर चेंजिंग आ जाती है ऑटोमेटिकली। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट फोल्डर है पब्लिक फोल्डर। पब्लिक फोल्डर जो है वो इसमें स्टैटिक फाइल्स होती हैं। स्टैटिक फाइल्स कौन सी फाइल्स हो सकती हैं, मतलब कोई HTML फाइल हो सकती है या कोई इमेज फाइल हो सकती है या कोई इस तरह की। देखिए मैं आपको क्लिक करके भी चेक करवा देता हूँ। देखिए ये आइकॉन फाइल है, HTML है और कुछ PNG फाइल्स मौजूद हैं। ये manifest.json एक फाइल भी होती है। इसका काम मैं आपको क्लिक करके चेक करवाता हूँ। इसका काम दोस्तों ये होता है जब आपने किसी एप्लीकेशन को बनाना है, प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन, प्रोग्रेसिव वेब ऐप जो होती है वो नेटिव नहीं होती, वो बस नेटिव की तरह की ही एक होती है। ये आगे जाके आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये एक तो होता है ब्राउजर के अंदर चीज को रन करना और एक होता है किसी सॉफ्टवेयर के फॉर्म में शो करना। तो ये उसको शो करती है manifest.json। इसके अंदर उसकी सेटिंग्स मौजूद होती हैं। उसके बाद दोस्तों आप PNG फाइल्स भी कुछ पड़ी हुई हैं इस तरह से। और ये पब्लिक फाइल्स है। पब्लिक में बेसिकली आपका जो स्टैटिक फाइल्स होती हैं वही होती हैं। ये आपकी डायरेक्ट लिंक रेंडर होती हैं। आपकी जो आउटपुट है उसके साथ पेज आपका रेंडर हो रहा है, वहां पे आप इसको शो भी कर सकते हैं। मसलन ये देखिएगा लोगो 152.png मैं यहाँ पे इसको ले सकता हूँ। अगर मैं स्लैश लिख के करता हूँ लोगो, इसका आप एग्जैक्टली पहले नाम देखिएगा, लोगो 512.png 512. तो ये देखिएगा दोस्तों जो मैंने फाइल का नाम लिखा था वो यहाँ पे रेंडर हो चुकी है। और इस तरह से हम करते तो नहीं है, लेकिन मैंने जस्ट आपको चेक करवाने के लिए की है कि दोस्तों देखिएगा यहाँ पे वो इस तरह से आ जाती है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिएगा ये मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। report.txt भी कोई ऐसी इसको आप यूज इतना नहीं करता। तो उसके बाद दोस्तों सोर्स फोल्डर है, इसके बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन अभी कर देता हूँ। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको दूसरी फाइल्स बता देता हूँ जो यहाँ पे बाकी बची हैं फाइल्स हैं, फोल्डर्स नहीं है। गिट इग्नोर क्या होता है? गिट इग्नोर दोस्तों जब गिट का आपको पता होगा कि जो एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है और उसके अंदर दोस्तों हमारे पास हम इसमें के अंदर वो उन फाइल्स की लिस्ट बनाते हैं जो कि हम जब भी आप गिट पे अपलोड डाउनलोड कुछ करते हैं, मर्ज करते हैं, तो आपको वो फोल्डर्स जो है ना वो नहीं होते। मसलन वो गिट के ऊपर अपलोड नहीं होते, वो बिल्ट इन वो बाद में जो है वो जब आप प्रोग्राम रन करते हैं तो ये इंटरनेट से वो अपडेट कर लेता है उसको। तो ये इसका फायदा यही है कि बार बार जो है ना हैवी डाउनलोडिंग अपलोडिंग से बचा जा सके। इसके बाद दोस्तों package-lock.json है एक, और एक package.json है। package.json सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर दोस्तों पूरी जो एप्लीकेशन होती है उसके जो वर्जन होता है वो लिखा होता है। देखिएगा नाम इसका है और वर्जन इसका कौन सा है उसने सेट करके दे दिया। अगर इसका कोई नेक्स्ट वर्जन होगा तो इसका ऑटोमेटिकली वो आगे जो है वो बना देगा हमें, और कौन कौन सी लाइब्रेरीज इसमें वो यूज हो रहे हैं। आगे पैकेज रिएक्ट है, रिएक्ट डॉम है, इस तरह ना जो भी है हमारे मेन जो लाइब्रेरी पैकेजेस हैं वो इसमें लिस्ट बनी होती है। दोस्तों एक पैकेज
और lock.json का मतलब ये है कि इसके अंदर जो भी आपकी लाइब्रेरीज पैकेजेस कुछ भी होगा वो उनको लॉक कर दिया जाएगा, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट अपडेशन हो उससे बचा जा सके और कोई भी चीज़ खुद से अपडेट ना हो, बल्कि हम अगर करेंगे तो खुद ही उस तरह से होगी। मतलब ये वो है कि जिस कॉन्फ़िगरेशन में जो उसका एप्लीकेशन का डेवलपर है उसने कर दिया है वो उसी में ही रहे। उसके बाद readme.md है, तो इसमें कुछ अगर आप इंस्ट्रक्शंस वगैरह कोई हो सकती है प्रोजेक्ट को रन करने के लिए तो वो इसमें आप लिख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों लास्ट में वही है कि सोर्स फोल्डर के बारे में आपको बता देता हूँ। तो सोर्स फोल्डर दोस्तों इसमें ये देखिएगा app.css फाइल है, ये आपकी पूरी एप्लीकेशन के जो CSS है या स्टाइल्स वगैरह उसको देखती है। app.js है दोस्तों, और इनसे भी पहले जो है वो अब मैं आपको बता देता हूँ। इसमें देखिएगा app.js कंपोनेंट फाइल है, इसमें सोर्स फोल्डर के अंदर ही आप अगर कंपोनेंट्स बनाते हैं ना, जब आगे जाके हम बनाएंगे तो वो भी इसी के अंदर ही फोल्डर बनेगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मेन जो है वो फाइल हमारी अभी कौन सी रन होगी वो मैं आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म बता देता हूँ कि रिएक्ट किस तरह से वो स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हमारा जो भी चीज़ रेंडर होगी वो index.html पे आएगी। यहाँ पे देखिएगा ये मेरी मेन फाइल है index.html। यहाँ पे देखिएगा टाइटल जो मैंने लिखा हुआ है हमारे आउटपुट पे भी दोस्तों वही टाइटल आ रहा है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, देख सकते हैं आपके रिएक्ट ऐप ये लिखा हुआ है, अब यहाँ पे भी रिएक्ट ऐप लिखा हुआ है ऊपर, और अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करूँ तो वो भी चेंज हो जाएगा। रिएक्ट ऐप टेक मैंने लिख दिया, तो ये देखिएगा दोस्तों मैंने जैसे सेव पे क्लिक किया तो ये रिएक्ट ऐप ये हो चुका हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले हमारी ये वाली फाइल आएगी, ये वाली फाइल आगे कैसे चलेगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक div id रूट है। तो इसके अंदर ये मेन जो div बना हुआ है दोस्तों, इसके अंदर id के साथ ये पूरे रिएक्ट के साथ ये लिंक हो जाती है फाइल, तब ये रेंडर होता है। अगर दोस्तों देखिएगा मैं इसकी id जो है वो रूट 1 कर देता हूँ तो मेरी एप्लीकेशन जो है ना वो आउटपुट पे नहीं आ सकेगी, क्योंकि ये id के साथ ही सारी कनेक्टेड है। तो मैं दोबारा इसको सेव कर देता हूँ, तो ये देखिएगा वापसी आ गया। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि ये कहाँ पे जो है वो आगे कनेक्ट हो रही है। तो app.js जो है उसमें मैं जाता हूँ, यहाँ पे आप बल्कि आप app.js नहीं index.js में सबसे पहले जाएगी। यहाँ पे index.js में आप देखें कि ये रिएक्ट के रिलेटेड यहाँ पे लिखा हुआ है रूट इज इक्वल टू रिएक्ट डॉम। सबसे पहले ये देखिएगा दोस्तों रिएक्ट डॉम बनती है और वो रूट आईडी को कॉल करती है। रिएक्ट डॉम मैंने आपको बताया था कि वो एक जो पेज होता है कोई भी उसकी एक डॉम बन जाती है, एक रियल डॉम होती है। रिएक्ट डॉम असल में वो कॉपी बना लेता है और ये ऐप कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल किया हुआ है और ये ऐप कंपोनेंट यहाँ पे पड़ा हुआ है, देखिएगा app.js। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे ये चीज़ कॉल होने के बाद ये app.js पे जाएगा। app.js पे आप देख सकते हैं कि ये जो चीज़ लिखी हुई है वेलकम टू लेसन, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं अगर कुछ चेंज कर देता हूँ, असल में इसको डिलीट करके Ctrl+S कर देता हूँ, तो ये यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कंपाइल भी कर रहा है थोड़ा सा टाइम। तो ये देखिएगा दोस्तों ये वेलकम लिखा हुआ आ रहा है सिर्फ। और दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये HTML में यहाँ पे app.js में दोस्तों देखिएगा कि मैं अगर चाहता हूँ कि मैं सारा कुछ यहाँ से हटा दूँ, सिर्फ यही लिख दूँ h1 इसमें लिख दूँ, ये देखिएगा ये हेडर में अगर सारा कुछ उड़ा देता हूँ और मैं यहाँ पे सिर्फ लिख देता हूँ h1, ये दोस्तों देखिएगा मैंने इसको सेव कर दिया और मैंने लिखा जी दिस इज़ माई फर्स्ट रिएक्ट एप्लीकेशन। तो ये देखिएगा दोस्तों उसने वो मुझे आउटपुट पे शो करवा दिया है। अब इसके अंदर जो भी मैंने कंपोनेंट बना सकता हूँ, इसके अंदर कोड को एडिट कर सकता हूँ, मेरी एप्लीकेशन उसी तरह से रन होती रहेगी। HTML सेम, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो कंपोनेंट में चेंजिंग आएगी सिर्फ वही अपडेट होगा, यहाँ पे पूरा पेज रिफ्रेश नहीं होगा जो कि। तो दोस्तों नेक्स्ट लेसन में मैं आपको JSX सिंटेक्स के बारे में बताऊंगा कि वो क्या होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरे आज के लेसन की अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रब्ता कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा और दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।